अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में मैं आपके साथ जो है वो एक आईजीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और इस एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो पूछे गए हैं। इम्प्लिसिट कैश सिस्टम क्या होता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा गया है, आईएस टू इन्वेंट्रीज भी पूछा गया है और एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स भी पूछा गया है। तो हम इस सवाल को देखते हैं। ये आपके आईजीसीएससी के जून 2024 का पेपर नंबर 22 है। और इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो इम्प्लिसिट कैश सिस्टम के बारे में है। तो इम्प्लिसिट कैश सिस्टम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट से आपकी कंपनी में एक बंदा काम करता है, आपने उसको $100 दे दिए, उसको बोला इस $100 से तुम एक्सपेंसेस करते जाना, दिन के एंड में जितना खर्चा हो जाए मुझसे वो रीइंबर्स करवा लेना। मिसाल के तौर पर आपने $100 दिए, पूरे दिन में उसने $30 का खर्चा कर दिया। जब उसने $30 का खर्चा कर दिया तो दिन के एंड में उसके पास $70 बच गए। आपने उसको $30 वापस दे दिए, उसके पास दोबारा से $100 हो गए। अब अगले दिन वो वापस से खर्चे करेगा और उसके बाद जो उसने खर्चे करे होंगे उतना ही आप उसको रीइंबर्स कर दोगे। इस तरह का सिस्टम इम्प्लिसिट कैश सिस्टम कहलाता है। आए देखें कि इसको क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉटी इज अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड इज 30th अप्रैल, 30 अप्रैल वाले दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। She keeps her petty cash book using the implicit system. The implicit amount is $150। यानी कि किसी एक बंदे को $150 दे दिए हैं, अब वो इसमें से खर्चा करता रहता है। जब खर्चा हो जाता है फिर जितना अमाउंट बच जाता है वो इसको रीइंबर्स कर दिया जाता है। यानी कि एक बंदे के जेब में $150 हैं, अब उसको बोला कि भाई तुम पूरे दिन बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे करना और दिन के आखिर में जितना भी खर्चा हो जाए उतने पैसे मुझसे ले लेना ताकि दोबारा तुम्हारे पास ₹150 हो जाए। The totals of the payments analysis column in her petty cash book for April 2024 are as follows. अप्रैल 2024 का जो महीना है उसमें ये वाले खर्चे हुए। टोटल अगर एक्सपेंसेस देखें 21, 47 और 44, 21, 47 और 44 टोटल खर्चा जो हुआ है ना वो $112 का हुआ है। ड्यूरिंग अप्रैल 2024 Lotte received a refund for damaged stationery of $15। This amount was received into petty cash। यानी कि इसने $150 में से $112 का खर्चा करा, $150 में से $112 का खर्चा करा और $15 इसको कहीं से रिसीव भी हुए। कोई इन्वेंट्री डैमेज थी, वो जब मैंने वापस करी तो ये पैसे रिसीव हुए। तो अब इसके पास कितने पैसे होने चाहिए? 150 माइनस 112 प्लस 15, यानी कि इसके पास $53 बच जाने चाहिए। ठीक है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू रीस्टोर द पेटी कैश इम्प्रेसिड ऑन 1 मई। देखिए इसको पूरे महीने के $150 दे दिए जाते हैं, फिर इसको बोला जाता है खर्चा करो। इसने पूरे अप्रैल के महीने में ये खर्चा किया और ये पैसे रिसीव हुए, तो इसका मतलब इसके पास ये वाले पैसे 30 अप्रैल 2024 को आखिर में पड़े हुए हैं। अब पहली में यानी कि नया महीना आएगा तो मुझे जो है ना इसको उतने ही पैसे देने हैं जिससे ये अमाउंट वापस से 150 बन जाए। तो मैं इसको कितने पैसे दूंगा? मैं इसको $97 दूंगा, इसको $97 दूंगा। तो 1 मई वाले दिन इम्प्रेसिड कैश सिस्टम का जो बैलेंस होगा वो दोबारा से $150 पर आ जाएगा। हमारा जो आंसर है उससे बोला था कि कितना अमाउंट रीस्टोर करेगा, तो हम कहेंगे कि भाई $97 जो है वो रीस्टोर करे जाएंगे। $97 रीस्टोर करे जाएंगे तो उसी पोजीशन पर हम आ जाएंगे जिस पोजीशन पर हर महीने के शुरू में हमें होना चाहिए। ये हो गया हमारा पार्ट ए। फिर बोलते हैं द पेटी कैश बुक इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। स्टेट वन अदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या क्या हो सकती हैं? देखिए कैश बुक हो सकती है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या कैश बुक। कैश बुक के अलावा सेल्स डे बुक, जिसको हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल एक ही बात है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न डे बुक, जिसको हम सेल्स रिटर्न जर्नल भी कहते हैं। इसी तरह से परचेजेस डे बुक, जिसको हम परचेजेस जर्नल भी कहते हैं। परचेज रिटर्न डे बुक, जिसको हम परचेज रिटर्न जर्नल भी कहते हैं। और कैश बुक, कैश बुक ऊपर मैंने लिख दिया है। अच्छा, और जनरल जर्नल, जनरल जर्नल, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई सेल्स, क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन होती है, सेल्स डे बुक में आती है। क्रेडिट सेल्स से माल वापस आता है, सेल्स रिटर्न डे बुक में लिखते हैं।
परचेजेस करते हो आप क्रेडिट पर तो परचेजेस डे बुक में लिखते हो, परचेज रिटर्न होती है, कोई आप माल जो है वो वापस करते हो, रिटर्न आउटवर्ड्स करते हो या परचेज रिटर्न करते हो, परचेजेस डे बुक में लिखते हो। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश या बैंक की होती है तो कैश बुक में होती है। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है तो जो पिछली 5 जगह पर नहीं आ रही है, जिस तरह से डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री, तो वो जर्नल में रिकॉर्ड करी जाती है। टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इस्तेमाल करने के जो 2 एडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर 1, एक जो फायदा होता है ना वो ये होता है कि बुक कीपिंग कैन बी डिवाइडेड। बुक कीपिंग कैन बी डिवाइडेड बिटवीन स्टाफ। बुक कीपिंग कैन बी डिवाइडेड बिटवीन स्टाफ। स्टाफ कौन है? काम करने वाला बंदा। तो जब मैं इस तरह की डे बुक्स जो है वो मेंटेन करूंगा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मेंटेन करूंगा, तो एक बंदे को बोलूंगा तुम सेल्स देख लो, एक को बोलूंगा सेल्स रिटर्न की सारी चीजें देख लो, एक को बोलूंगा तुम परचेजेस की सारी चीजें देख लो, एक को बोलूंगा परचेज रिटर्न की सारी चीजें देख लो, तो मैं काम को आराम से लोगों में बांट सकूंगा। ठीक है, काम को आराम से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ना ये आपको असिस्ट करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समराइज करने के लिए। समराइजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, समराइजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे हेल्प करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज करने में? मुझे पता चल जाता है कि सेल्स से रेलेवेंट अगर कोई भी चीज देखनी है, सेल्स अगर क्रेडिट की और उससे रेलेवेंट कोई चीज देखनी है, मैं बोलता हूँ सेल्स डे बुक दिखा दो। मुझे अगर परचेजेस से रेलेवेंट कोई बात देखनी है, मैं बोलता हूँ परचेजेस डे बुक दिखा दो। मुझे अगर कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन देखनी है तो मैं कैश बुक देख लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन एक जगह पर आ जाती है। सेकेंड पार्ट, ऑन 30th अप्रैल 2024। अच्छा, ये याद रहे कि कंपनी का ईयर एंड जो है ना वो अप्रैल होता है, 30 अप्रैल होता है हमेशा। ठीक है, कहते हैं ऑन 30th अप्रैल 2024 Lotte sold a machine or Lotte sold a motor vehicle for $6,000 on credit to Y Limited। लॉटे ने जो है वो $6,000 की एक व्हीकल वाई लिमिटेड को बेची, क्रेडिट पर बेची, कैश पर नहीं बेची है। एक व्हीकल दे दी और $6,000 आ गए। सर अगर अगर हम कोई मोटर व्हीकल बेचते हैं, मोटर व्हीकल एक नॉन करंट एसेट है, मोटर व्हीकल एक नॉन करंट एसेट है। जब कोई नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। अगर कोई नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। जितने में उसको बेचा होता है, जिस तरह से यहां पर मैंने 6,000 का बेचा, अगर मैंने कैश लिया होता तो डबल एंट्री में पास करता, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अगर मैंने यहां पर पैसे लिए होते तो मैं डबल एंट्री पास करता, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहां पर मैंने वाई लिमिटेड को क्रेडिट पर ये चीजें बेची हैं, यानी कि वाई लिमिटेड मेरा रिसीवेबल हो जाएगा, कुछ अरसे बाद पैसे देगा। तो आज मैं एंट्री पास करूंगा वाई लिमिटेड डेबिट, वाई लिमिटेड डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। डिस्पोजल अकाउंट कैसा बनता है वो आगे अभी देखते हैं। आगे लिखते हैं शी हैड परचेज द व्हीकल ऑन 1 मई 2021 फॉर $12,000। 1 मई 2021 वाले दिन ये व्हीकल खरीदी गई थी और उस दिन इस व्हीकल की जो कॉस्ट थी ना वो $12,000 थी। 1 मई 2021 वाले दिन ये व्हीकल खरीदी गई थी और इसकी कॉस्ट $12,000 थी। कंपनी का ईयर एंड होता है 30th अप्रैल वाले दिन, ये याद रखिएगा। Lotte charges depreciation on vehicles at 25% using the reducing balance method. No depreciation is charged in the year of disposal. एक साल की डेप्रिसिएशन 25% होती है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस साल व्हीकल को बेचते हैं उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। कैलकुलेट दी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द व्हीकल एट 30th अप्रैल 2024, यानी कि 30 अप्रैल 2024 वाले दिन व्हीकल की एक्यूमुलेटेड या टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगी? देखिए, पहली बार साल कब खत्म हुआ होगा? अगर 1 मई 2021 को आपने चीज खरीदी है तो पहली बार आपका ईयर एंड यानी कि 30 अप्रैल कब आया होगा? आया होगा 30 अप्रैल 2022 वाले दिन। इस दिन आपने डेप्रिसिएशन लगाई होगी। डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी 12,000 का, 12,000 का 25%, 12,000 का 25% बन जाता है 3,000। 3,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगी होगी। कितने बच गए पीछे? 9,000 बच गए। अगली बार साल कब खत्म हुआ होगा? अगली बार साल खत्म हुआ होगा 30 अप्रैल 2023 वाले दिन। अगली बार साल खत्म हुआ होगा 30 अप्रैल 2023 वाले दिन। इधर भी डेप्रिसिएशन लगी होगी। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज होता है तो डेप्रिसिएशन 9,000 पर लगी होगी।
क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज होता है तो नेट बुक वैल्यू पर डिप्रिसिएशन लगती है। नेट बुक वैल्यू 9000 है तो 9000 पर अगली बार 25% की डिप्रिसिएशन लगी होगी, 12000 पर नहीं लगेगी। ये परसेंटेज 9000 पर अप्लाई होगी। तो अगर मैं 9000 का 25% ले लेता हूं, 9000 का 25% 2250 बनता है। डॉलर 2250 की दोबारा से डिप्रिसिएशन लगी। अब इसकी वैल्यू क्या बच गई, 9000 में से आप माइनस कर दें, 9000 में से आप माइनस कर दें 2250, ये बच जाता है 6750। ठीक है जी, ये बच जाता है 6750 डॉलर्स का अमाउंट या नेट बुक वैल्यू। अच्छा, उसके बाद अगला साल कब खत्म हुआ होगा? अगला साल 30 अप्रैल 2024 को खत्म हुआ होगा। सर एक और साल की डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करें, क्योंकि मशीन तो, मोटर व्हीकल तो हमने 30 अप्रैल 2024 को बेची है। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल आप व्हीकल बेचते हो उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हो, तो 30 अप्रैल 2024 वाले साल में तो आपने व्हीकल बेची है, तो उस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन जो ये पूछ रहा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कितनी होगी? $3000 पहले साल की और $2250 दूसरे साल की, यानी कि $5250 टोटल डेप्रिसिएशन होगी। जिसका आंसर है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन जो मैंने बुक्स में चार्ज करी होगी। ठीक है, तो टोटल 2 सालों की डेप्रिसिएशन लगी होगी, तीसरे साल तो व्हीकल बेच दी अगर आप सवाल पढ़ते हैं तो। फिर लगा हुआ है प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट फॉर मोटर व्हीकल्स। डिस्पोजल अकाउंट तब बनाते हैं जब कोई हम नॉन करंट एसेट बेच रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्पोजल अकाउंट में क्या करना है भाई, वाई लिमिटेड को ये चीज बेची है तो वाई लिमिटेड डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना है, $6000, यानी कि वाई लिमिटेड जो है उसने ये व्हीकल हमसे $6000 में खरीदी है। ये एक चीज हो गई। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली, जब आप कोई भी मोटर व्हीकल बेचते हो, कोई भी नॉन करेंट एसेट बेचते हो, तो डिस्पोजल अकाउंट में उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन आज तक बुक हुई होती है वो सारी की सारी डिस्पोजल अकाउंट में चली जाती है। उस नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट भी डिस्पोजल अकाउंट में चली जाती है। जब एसेट खरीदते हैं तो नॉन करेंट एसेट के अकाउंट को डेबिट करते हैं, मोटर व्हीकल डेबिट, बैंक क्रेडिट, जब कोई एसेट खरीदते हैं नॉन करेंट एसेट। लेकिन जब हम उसको डिस्पोज करते हैं तो डबल एंट्री पास होती है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। जब हम कोई नॉन करेंट एसेट डिस्पोज करते हैं तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, 12000 इसकी कॉस्ट है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और मोटर व्हीकल्स का अकाउंट क्रेडिट, और मोटर व्हीकल का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो यहां पर एक और चीज आएगी, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, और यहां पर आपके पास लिखा जाएगा 12000। ठीक है जी। अच्छा, डेट जो है वो क्या होंगी, सारी ट्रांजैक्शन जो है वो 30 अप्रैल 2024 वाले दिन हो रही हैं। तो यहां पर भी 30 अप्रैल आ जाएगा, यहां पर भी 30 अप्रैल आ जाएगा। जिस दिन हम कोई मोटर व्हीकल बेचते हैं उसकी सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट कर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है उसको हमने किया होगा 5250 से डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट जो है इसको हमने 5250 से किया होगा क्रेडिट। तो यहां पर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी और उसकी वैल्यू है 5250। अच्छा, अब गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल में से एक चीज आएगी। अगर हम खुद से इसके गेन या लॉस को कैलकुलेट कर लें तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 12000 की ये व्हीकल थी, इसकी आज तक की डेप्रिसिएशन 5250 है, यानी कि इसको इस्तेमाल कर कर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज हो गई है। 12000 में से मैंने 5250 माइनस किया, अमाउंट बच जाता है 6750। 6750 वाली चीज, 6750 वाली चीज मैं 6000 में बेच रहा हूं। 6750 वाली चीज अगर मैं 6000 में बेच रहा हूं तो 750 का मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल है। 750 का मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल है। 750 का मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल हो रहा है। अगर लॉस ऑन डिस्पोजल हो रहा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट डेबिट 750, और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अच्छा, अगर गेन आ रहा होता ना, अगर गेन आ रहा होता तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता। बहरहाल यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 750 से। अब आप देखेंगे तो दोनों अकाउंट्स, दोनों साइड्स जो इसकी होंगी ना वो बैलेंस हो जाएंगी। ये याद रखिएगा कि डिस्पोजल अकाउंट जो है उसका कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता, वो एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसमें गेन या लॉस कैलकुलेट किया जाता है, और ये गेन या लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। बस यहीं तक इसकी वर्किंग्स रहती हैं। अच्छा जी, अगला है
Lotte sells 3 different types of goods. Her inventory at 30th April 2024 is as follows. Type A, Type B, Type C. Calculate the value of Lotte's inventory at 30th April 2024. अब ये आपके पास इन्वेंट्री से रिलेवेंट एक सवाल आ गया है, ठीक है जी। आपको इस सवाल को IAS 2 के प्रिंसिपल्स के हिसाब से सॉल्व करना है। IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 होता है, और वो ये कहता है कि इन्वेंट्री को आप वैल्यू करोगे लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अच्छा सर, कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट में आपके पास परचेज प्राइस भी आ जाती है, यानी कि कितने की आपने इन्वेंट्री खरीदी है, परचेज प्राइस। कॉस्ट में अगर कोई कैरेज इनवर्ट्स के चार्जेस हैं, यानी कि आप इन्वेंट्री लेकर आए हो अपने प्रेमिसेस तक, वो भी चार्जेस इसमें ऐड हो जाते हैं। कॉस्ट में हर वो खर्चा ऐड हो जाता है जो कि मेरी इन्वेंट्री को अपने प्रेमिसेस पे लेकर आने के लिए कैरेज इन्वर्ट या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैंने किया है, या कोई टैक्स है ऐसा जो नॉन रिफंडेबल है, या फिर उसकी जो परचेज प्राइस है जितने की इन्वेंट्री खरीदी है। NRV कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। इसको मैंने सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, यहां पर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपको वो बोलता है कि टाइप ए इन्वेंट्री है, बी है, सी है, बोलता है वैल्यू बताओ इन्वेंट्री की। अच्छा, टाइप ए की सबसे पहले बात करते हैं। टाइप ए के नंबर ऑफ यूनिट 60 है, 60 यूनिट्स है। परचेज प्राइस 14 है। कैरेज इनवर्ट्स पर यूनिट 1 है। कैरेज इनवर्ट्स का मतलब यह है कि उस चीज को अपनी प्रेमिसेस पे लेकर आने का खर्चा, ये एज पर IAS 2 इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है ना, यहां पर अगर कॉस्ट लिख दूं मैं, तो इन्वेंट्री ए जो है उसकी कॉस्ट है 15। अच्छा, इन्वेंट्री बी जो है उसमें 17 और 0 ऐड करते हैं तो 17 ही रहता है, और इन्वेंट्री सी जो है उसमें 21 और 2 ऐड करते हैं तो 23 आता है। अब IAS 2 ये कहता है अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या और NRV पर मेजर करना। तो अगर हम इन्वेंट्री ए के लिए देखते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 20 है, कॉस्ट 15 है, हम 15 पर मेजर करेंगे, 20 पर नहीं करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री बी जो है उसकी NRV 24 है और उसकी कॉस्ट है वो 17 है। लोअर क्या है? लोअर कॉस्ट है, तो हम 17 पर मेजर करेंगे, हम 24 पर मेजर नहीं करेंगे। इन्वेंट्री सी जो है उसकी NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू 22 है, उसकी कॉस्ट 23 है, ज्यादा है, तो हम NRV पर मेजर करेंगे। इसका मतलब अगर इन्वेंट्री की वैल्यू कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा ए के 60 यूनिट है, हर यूनिट की वैल्यू 15। बी के 85 यूनिट्स हैं, हर यूनिट 17 रुपए के हिसाब से। और सी के 30 यूनिट्स हैं, हर यूनिट 22 रुपीज के हिसाब से। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगा वो होगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 85 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 22, यानी कि 3005, 3005, 3005 इस इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। आपने ये याद रखना है, एज पर IAS 2 इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर मेजर किया जाता है। अगला सवाल एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट से रेलेवेंट है। देखता है लॉटे पेज $360 पर एनम फॉर इंश्योरेंस। ये जो भी बंदा है, ये एक साल के $360 जो है वो इनका जो इंश्योरेंस का है वो पे करता है। On 1st May 2023, insurance of $60 was prepaid. प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा करंट एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा करंट एसेट है। अगर किसी भी एक्सपेंस का ओपनिंग प्रीपेड हो तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आता है, वो मेरा करंट एसेट होता है। On 1st August 2000, Lotte paid $360 by bank transfer for the year 1st July 2023 through 30th June 2024। लॉटे ने 1 अगस्त वाले दिन $360 पे करे, और ये 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक के थे, ठीक है जी। अच्छा, अब सर हमें क्या करना है? हमें बनाना है प्रिपेयर द इंश्योरेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2024, ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट 1 मई। तो आपका जब टी अकाउंट आप ओपन करोगे ना, तो आप सबसे पहले जो डेट लिखोगे वो आपके पास होगी 1 मई। 1 मई वाले दिन आपके पास एक बैलेंस ब्रॉट डाउन था, एक प्रीपेड था $60 का। तो आप यहां पे लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आएगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा वो $60 का होगा। यह आपका ओपनिंग अमाउंट था। आपके पास साल के शुरू में जो एक बैलेंस था वो 60 का था। प्रीपेमेंट का मतलब ये है कि पिछले साल आपने $60 ज्यादा पे कर दिए थे, तो वो यहां पर आ जाएंगे, ठीक है जी। ये $60 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले साल आपने किसी भी तरह से $60 ज्यादा दिए हुए थे।
अच्छा, अब एक साल की इंश्योरेंस है कितनी? एक साल की इंश्योरेंस जो है ना वो 360 है। इंश्योरेंस की एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 360, और इंश्योरेंस का जो अकाउंट है ना वो क्रेडिट, इंश्योरेंस का जो अकाउंट है ना वो क्रेडिट होगा $360 से। देखिए इनकम स्टेटमेंट में वो अमाउंट जाता है तो जो एक साल की इंश्योरेंस होती है। अब इसने बोल दिया एक साल की इंश्योरेंस 360 होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 360 जाएगा। अच्छा, तो यहां पर आपके पास जो है वो 2024 30 अप्रैल साल के आखिरी दिन ये एंट्री पास होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, उसमें 360 जा रहा होगा। अच्छा, पेमेंट कितनी करी है? बैंक में से कितना गया है? बैंक में से कितना गया है? उसे लगा ऑन 1 अगस्त लौटे पेड, पेमेंट करी है $360 की बाय बैंक ट्रांसफर। इसकी एंट्री क्या पास होगी? इंश्योरेंस का अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस का अकाउंट होगा डेबिट 360 से, और बैंक का अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट होगा 360 से। और ये एंट्री किस दिन की है? ये एंट्री 1 अगस्त की है। तो यहां पर आप 1 अगस्त लिखोगे, और आप यहां पर बैंक का अमाउंट लिखोगे, और अमाउंट में आप 360 लिखोगे क्योंकि आपने $360 पे करे हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो $360 पे करे हैं ना, ये कब के करे हैं? क्या इस साल के करें, क्या अगले साल के करें, क्या कोई इसमें प्रीपेड है? तो लिखते हैं कि ये जो आपने पेमेंट करी है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की है। मेरा साल कब खत्म होता है? मेरा साल 30 अप्रैल वाले दिन खत्म हो जाता है। मेरा साल कब खत्म होता है? 30 अप्रैल 2024 को खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर मैं कोई भी पेमेंट कर रहा हूं, अगर मैं 30 अप्रैल 2024 के बाद वाले किसी भी महीने की पेमेंट कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए अगले साल का प्रीपेड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो ये पेमेंट करी है ना वो कौन से महीनों की करी है? जुलाई 2023, अगस्त 23, सितंबर 23, अक्टूबर 23, नवंबर 23, दिसंबर 23, 6 महीने। जनवरी 24, फेब 24, अप्रैल 24, मई 24, जून 24। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने यहां पर जो आप लोगों को ये पेमेंट दिखाई दी है, ये पेमेंट जो है 12 महीनों की है। तो इसका मतलब एक महीने की पेमेंट कितनी होती है? एक महीने की पेमेंट जो है ना वो 30 होती है। इसमें से 2 महीने ऐसे हैं जो अगले महीने की अभी से मैं पेमेंट कर चुका हूं। यानी कि मैंने यहां पर जो पेमेंट करी है इसमें मई एंड जून की भी तो पेमेंट होगी। अप्रैल तक तो इस साल में फॉल करता है, लेकिन मैं तो 30 जून तक की पेमेंट कर रहा हूं। इसका मतलब मैंने जो मई और जून अगले साल की पेमेंट अभी से कर ली होगी वो मेरे पास क्लोजिंग प्रीपेड में आएगा। तो यहां पर आपके पास 30 अप्रैल का जो क्लोजिंग प्रीपेड होगा या बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो 60 होगा। इसलिए क्योंकि आपने जो मई और जून के लिए पेमेंट करी है वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। और अब अगर इस टी अकाउंट को मैं क्लोज करता हूं तो यहां पर भी ये 420 बनता है, यहां पर भी ये 420 बनता है, और सॉरी ये कैरी डाउन कहलाता है, और यहां पर ये बैलेंस कैरी डाउन है, और यहां पर इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो भी 60 होगा। और ये आपके पास जो डेट होगी वो 1 मई 2024 वाली होगी। ठीक है जी। तो हर साल लगता है ऐसा हो रहा है, पिछले साल भी जो 2 महीने के $60 एक्स्ट्रा पे हुए थे ना, वो इस फाइनेंशियल ईयर के मई और जून के थे। हर साल मई और जून के पैसे पहले ही पे हो जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर ये सवाल हमारा खत्म हुआ। हमने इसमें से कुछ छोटे छोटे से अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करे, इसको अच्छे से रिकैप करें, और इसको अगर कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस करें। या आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स जो हैं उसके पार्ट्स थे। ठीक है जी। थैंक यू।